हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है नेशनल इनकम का, और अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ये हमारा चैप्टर है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं, आप बस पढ़ते जाओ और जब यूनिट खत्म हो जाएगा तो सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने 10 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी पहला कॉन्सेप्ट, नॉर्मल रेसिडेंट दूसरा कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम तीसरा कॉन्सेप्ट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स चौथा कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स पांचवा कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन ये हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स में तो जल्दी हो जाएगा। ये छठा कॉन्सेप्ट, एनआईटी ये भी जानते हैं सर हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई ये भी हमें पता है इसके बारे में। बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम 8 एग्रीगेट होते हैं सर, ये भी हमें मालूम है, बस मीनिंग समझाना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो 10 कॉन्सेप्ट हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको लिख लें आप लोग। हाँ सर, ये लिख लिया हमने, चैप्टर का नाम लिख लिया, 10 कॉन्सेप्ट लिख लिए। वीडियो पॉज करके आप आगे बढ़ो। तो बच्चे आगे देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। अभी आप पढ़ेंगे नहीं क्या लिखा हुआ है, बस मैं ये डायग्राम समझा रहा हूँ आपको जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है अभी। ये मान लो बच्चों ये इंडिया है हमारा। डोमेस्टिक टेरिटरी एक आम आदमी की भाषा में पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, मतलब वो कहता है कि मेरे देश की जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर अंदर जो मेरे देश की ज़मीन है, जो मेरे देश की धरती है, जो मेरा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डोमेस्टिक टेरिटरी का जो डेफिनेशन है वो कुछ अलग है। वो क्या है, आप सिर्फ 2 बातें मेरी सुने बस केयरफुली, कि हमारी ज़मीन पर जो कुछ है वो सब हमारा है। ठीक है सर, कुछ चीज़ें हमारी नहीं है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप ये कह रहे हो कि मेरा घर में सब कुछ मेरा है लेकिन कुछ मेरा नहीं है, ऐसे कैसे? ऐसा है, ये इंडिया का मैप है, आप यहाँ देखो ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे जो कुछ है वो सब हमारा है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। ऐसे ही बाहर अगर हम देखें दूसरे देशों में, तो उनकी धरती पर जो कुछ है वो सब उनका है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अपना डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। सर समझाओ सर, कैसे हो सकता है ऐसा? पॉसिबल पॉसिबल है। अभी आप इस वाले पॉइंट पे रहने दो, पहले आप इस पॉइंट पे आओ कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, ये जो लिखा है अब ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट within which persons, goods and capital circulate freely। सर्कुलेट फ्रीली का क्या मतलब है यहाँ पे? बेस्ड ऑन फ्रीडम क्राइटेरिया। डेफिनेशन जो यूनाइटेड नेशन ने दी है वो बेस्ड ऑन फ्रीडम क्राइटेरिया दी है, मतलब जहां पर उस देश की सरकार को अधिकार हो वहां पे जाने का, उसे हम फ्रीडम क्राइटेरिया कहते हैं। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब जहां पर गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम, तो वो आपका इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? आप ये कह रहे हो कि भारत के अंदर भारत सरकार को ही फ्रीडम नहीं होगी? होता है बच्चों। किस केस में होता है? एम्बेसी, पहला केस सुने अब आप। दूतावास कहते हैं जिसे। किसी दूसरे देश की एम्बेसी अगर हमारे देश में है, किसी दूसरे देश की एम्बेसी अगर हमारे देश में है, तो वहां पर फ्रीडम नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फ्रीडम क्या मतलब? उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो सीधा छापा नहीं मार सकते वहां पे या कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो वो जो एम्बेसी है वो जिस कंट्री का है, जैसे अगर कनाडा का है तो वो कनाडा का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, अगर वो यूएसए का है तो वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, चाहे वो इंडिया की जमीन पर क्यों ना हो। अच्छा सर ठीक है, ये हम समझ गए। तो सर फिर तो ऐसा होना चाहिए, आप कह रहे हो कि इंडिया की जमीन पर कनाडा की एम्बेसी है तो वो कनाडा का डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो अगर कनाडा की जमीन पर इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, आपको समझ आ गया कि सर अगर दूसरे देश की जमीन पर हमारे देश की एम्बेसी है तो फिर वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? सर वो हमारा है। सर हम पढ़ क्यों रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी? बच्चे डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब मैं आपको आगे क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, कुछ भी नहीं रह जाएगा, आप ये समझ गए, अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होगा तो हम उसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो रेसिडेंट ने कमाया हो या नॉन रेसिडेंट ने कमाया हो। ठीक है, अब वो आगे की बातें हैं, उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट मैंने आपको एम्बेसी बताया।
दूसरा सर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किसी दूसरे देश का, जैसे अमेरिका का कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, तो वो फिर इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। ठीक है सर, समझ गए। ऐसे ही इंडिया का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किसी दूसरे देश की जमीन पर है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, उस देश का नहीं होगा। ठीक। अच्छा, थोड़ा वाटर की तरफ आते हैं। ये क्या लिखा है सर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका ऑफिस अगर भारत की जमीन पर है तो वो भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। किसका माना जाएगा बच्चों? वो किसी का नहीं माना जाएगा, वो इंटरनेशनल एरिया का होता है, क्योंकि वो सबके लिए सेम बराबर काम करते हैं। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अच्छा, मैं वाटर की तरफ आ रहा था। ये इंडिया है, यहां से इसकी कोई बेस लाइन होगी, ये इंडियन ओशियन है आपका। इंडियन ओशियन में सरकार कहती है कि 12 नॉटिकल माइल तक, ये रेड पेन से करा हुआ है मैंने, 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है सर, 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल वाटर होगा। मतलब ये टेरिटोरियल वाटर मतलब ये आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री का पार्ट माना जाएगा। ठीक है सर, ये मेरा ज्योग्राफिकल बाउंड्री का पार्ट माना जाएगा। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। ज्योग्राफिकल टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी अलग अलग होता है, मैं बाद में एक क्वेश्चन करा दूंगा। ज्योग्राफिकल होता है आपका जो ये जमीन है जो सटी हुई है, ये ज्योग्राफिकल है। और जो मैंने बताया आपको कि कनाडा की जमीन पर आपकी जो एम्बेसी है वो आपका ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, लेकिन वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया है ये मेरा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। लेकिन अगर मैं यहां से 200 नॉटिकल माइल करूं, 12 हटा दूं, मतलब मैं अगर 188 ले लूं, या आप यहां से कह ले तो 188, या स्टार्टिंग से कह ले तो 200 नॉटिकल माइल, तो 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव राइट दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, आप अपने ऑपरेशंस चला सकते हैं। मतलब सर इसके अंदर जो भी मछली मिलेगी या जो प्लेटफॉर्म्स हम बिछाएंगे, जो गैस निकालने के लिए जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लगाए जाते हैं, वो सारे काम, ओएनजीसी वगैरह आपने कंपनियों के नाम सुने होंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वो सारे काम जो यहाँ करती हैं 200 नॉटिकल माइल तक, वो हमारा है। 200 नॉटिकल माइल के आगे क्या है वो दूसरी कंट्री देखेगी। फिर हर कंट्री की बेस लाइन से ऐसे ही काउंट होता है 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये 200 नॉटिकल माइल तक हो गया। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव राइट है, जो मैंने लिखा ना, सर्कुलेट फ्रीली, आप आराम से घूम सकते हो बच्चों, कोई नहीं टोकेगा आपको, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस करोगे आपको पकड़ लेंगे। आप याद करो, एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ सर देखी थी, शाहरुख खान की मूवी है। शाहरुख खान सर वो पानी में क्रॉस कर जाता है, श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं। वो श्रीलंका वाले क्यों पकड़ते हैं? कहते हैं तुम इंटरनेशनल वाटर में आ चुके हो। इंटरनेशनल वाटर का मतलब है कि वो 200 नॉटिकल माइल जो है वो क्रॉस कर गया होता है और उसको वो पकड़ लेते हैं। अगर वो 200 नॉटिकल माइल तक अंदर अंदर रहता तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पकड़ती है और उसे छोड़ देती है, लेकिन वो आगे चला जाता है तो दूसरे देश के लोग उसे पकड़ लेते हैं। हाँ सर, समझ गए। तो 200 नॉटिकल माइल आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जो भी आप यहाँ पे चलाना चाहते हो अपने ऑपरेशन, बड़े ही आसानी से चला सकते हो, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि लिखने का काम अभी आएगा बाद में। 2-3 पॉइंट आप आराम से सुनते जाओ मेरे। सर क्या क्या बताया आपने, एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज की भाषा में, तो ये होता है कि जो उसका पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जो उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, कहेगा भैया ये तो मेरा है, ये तो मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन हम उसे समझाएंगे, नहीं बच्चों नहीं, ये आपका नहीं है, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। क्या है सर? वो एम्बेसी है दूसरे देशों की, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट दूसरे देश का हमारे देश में, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। और बताओ सर, और पॉइंट बताओ। ये फिशिंग वेसल्स वाला पॉइंट मैंने बताया, ठीक है ना, तो ये तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको सिर्फ यही क्लियर करना है और 2 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, ये 12 नॉटिकल माइल तक, एंड एयर स्पेस, इसके ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी। एम्बेसी, कंसुलेट, मिलिट्री बेसेस लोकेटेड अब्रॉड, मतलब जो आपके एम्बेसी हैं, कंसुलेट्स हैं। कंसुलेट क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं, आप अभी रहने दो। एम्बेसी हो गया, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो गया, ये सारे आपके जो विदेशों में है लोकेटेड, वो भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। ठीक है सर। एयर इंडिया का कोई जहाज है, जापान और रशिया के बीच में चलता है सर। एयर इंडिया का जहाज इंडिया में नहीं, जापान और रशिया के बीच में चलता है। ना जापान का होगा ना रशिया का होगा, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है सर। ऐसे ही किसी और देश की जो एयर कंपनी है, जो उसके जहाज हैं, वो उस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाएंगे। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। फिशिंग वेसल्स वाला मैंने बता ही दिया। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन तक, मतलब सिर्फ इस लिमिट तक अगर आप करते हो तो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है, अगर इस लिमिट के बाहर चले जाते हो तो फिर वो आपका नहीं होगा। ठीक है सर, करेंगे अभी क्वेश्चन भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, इस पे चाहे चली जाए क्लास हमारी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझ आ जाना चाहिए एक बार। ठीक है, तो आपका ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बताई थी मैंने, फ्रीडम ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने जो फ्रीडम ऑफ क्राइटेरिया बोल रहा हूँ ना बार बार,
वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है और इस पे मान लो कि मैं ऐसे कह नहीं रहा कि ऐसा हो जाए, लेकिन मान लो अगर इस पे कोई अटैक हो जाता है, ठीक है, अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, इस पे कोई अटैक हो जाता है तो बच्चे ये यूएसए पे अटैक हो गया, बस आप ये समझ लो सीधा डायरेक्ट। अगर यहाँ की यूएसए की एम्बेसी पे कोई अटैक होता है तो इसका मतलब ये अटैक कहाँ पे हो गया, यूएसए पे हो गया, क्योंकि वो ये उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है और बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है एम्बेसी में, ठीक है। इवन मैं टाइट तो इतना कह रहा हूँ कि भारत सरकार भी कुछ वहां पे अपना नहीं कर सकती, उसको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, ये कॉपी कर लो आप पहला कॉन्सेप्ट, और ये डायग्राम भी बना लेना, समझने के लिए अच्छा है ये, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप सर ऐसा नहीं होता, वो जैसा होता है आपको पता है, अभी ऐसा बना लो, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी, हाँ सर ये लिख लिया हमने। आप आगे बढ़ो, तो आगे आएंगे बच्चे, और लिखना है अभी। ये आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया है, नहीं लिखा है तो पहले इसको लिख लो, क्योंकि अभी और लिखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना है, तो मैंने पहले कुछ चीजें लिख के रखी हुई हैं, जितना पॉसिबल है, और जो पॉसिबल नहीं है वो हम लिखवाएंगे अभी साथ साथ। ये आ गया आपका यहाँ पे, वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर आप लिख लेना। इन लेमन लैंग्वेज, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज अंडरस्टूड टू बी द टेरिटरी विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। आम आदमी कहता है सर पॉलिटिकल बाउंड्री, बाउंड्री मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। लेकिन हाउएवर नेशनल इनकम अकाउंटिंग द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो इंक्लूड इन एडिशन टू पॉलिटिकल बाउंड्री, लेकिन वो कहता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा भी कुछ चीजें मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएंगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस ये आपको लिखना है बात। पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स और 12 नॉटिकल माइल आपने बताया। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस, जो आपके दूसरे देशों में एम्बेसी हैं, दूसरे देशों में मिलिट्री बेसिस हैं, दूसरे देशों में कॉन्सुलेट, अभी मैं आऊंगा इस पे, समझाऊंगा अभी लिख लो बस। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, सर बता ही दो ना, आप बार बार कह रहे हो भी आओगे। कंसुलेट मैंने पहले बताया था न्यूमेरिकल्स में, कंसुलेट मैंने न्यूमेरिकल्स में बताया था कि भारत से कोई आदमी भेजा, भारत सरकार ने दूसरे देश में कोई बिल्डिंग ली उसने, और वहां वो रहता है, और उसका काम सिर्फ से इतना है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो अपने देश को प्रमोट कर सके, कि भाई हमारे देश में अच्छा है, आप जाओ वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आप वहाँ पे जाके घूम सकते हो, टूरिज्म हमारे देश का बहुत अच्छा है, तो उसका काम सिर्फ प्रमोशन करने का होता है, उसे कंसुलेट कहते हैं, ठीक। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, जैसे मैंने बताया एयर इंडिया का कोई अगर जहाज है और वो रशिया और जापान के बीच में चलता है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कॉपी में लिखवा रहा हूँ बच्चों में, ये शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल्ड इसका जो होगा वो अभी हम आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको बुकलेट से वर्ड टू वर्ड, ठीक है। Fishing vessels, oil and natural gas, rigs, etc. operating by the residents of a country in the international waters where they have exclusive right of operation, ठीक है। कोई मान लो ऑपरेशन चला रहा है ओएनजीसी, जहां पर 200 नॉटिकल माइल तक उसको राइट है, वहां तक। सर जल्दी से इसको पॉज कर लो बच्चे वीडियो, और फटाफट लिख लो इसको, ताकि हम आगे बढ़े। फटाफट इसको लिख लो, ये पूरा लिख लो, फिर मैं आता हूँ आपको आगे नोट लिखवाता हूँ। लिख लिया सर हमने, ये वीडियो पॉज कर ली थी, ये हमने लिख लिया, आप नोट लिखवाओ सर, नोट लिखवाओ आप। तो नोट लिखेंगे बच्चों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, आप लोग नोट लिखेंगे। नोट क्या सर, नोट में वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। अरे सर वही इसका उल्टा हो जाएगा, आप क्या सर लिखवा रहे हो वहां से, बच्चे लिखवाना पड़ेगा ना, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता ना फिर, सर उल्टा ही हो जाएगा। जो चीजें यहाँ पे थी इसका आप अपोजिट कर दो, तो कर लो अपोजिट, 2 मिनट तो लगने हैं। ये लो लिखो, एम्बेसी, साथ साथ लिखो क्योंकि आप समझ तो गए ही हैं। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बेसिस भी लिख सकते हो आप, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ओह अच्छा सर, मतलब दूसरे देशों का, ऑफ अ फॉरेन कंट्री, COU होता है बच्चे, COUNTR, दूसरे देशों का अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
जापानीज एम्बेसी in India. For example, Japanese embassy in India is a part of domestic territory of Japan. ठीक है सर, ये आपने पहले ही बता दिया था, हमारे देश की जमीन पर जो कुछ है वो सब हमारा है, लेकिन कुछ चीजें हमारी नहीं है, उन कुछ चीजों में एम्बेसी आती है दूसरे देशों की, वही आपने यहाँ पे लिखा। और दूसरा आपने सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बताया था, तो ये भी लिख लो, ये लो। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO एटसेट्रा, या आप WTO भी लिख सकते हैं। लोकेटेड विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ऑफ अ कंट्री। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगा वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है सर, ये नोट हमने लिख लिया है, और ये ऊपर वाली चीजें भी आप लोगों ने कॉपी कर ली थी, बहुत बढ़िया। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांगली क्लियर हो गया है। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट हमारा डीपली क्लियर हो जाए। हाँ सर, ये लिख लिया हमने, आगे चलते हैं बच्चे। देखो, मैं आपके पास जो PDF नोट्स आएंगे ना वो कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है, बट आपको कॉपी भी मेंटेन करनी है, जैसा मैंने बताया, ईमानदारी से आप लोग कॉपी मेंटेन करना, तो आप लोग अच्छा स्टडी कर पाओगे, आपका जो नॉलेज होगा वो ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो ये 10 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट 1 ये डिटेल में पूरा यहाँ लिखा हुआ है, और वही बातें यहाँ पूरे डिटेल में लिखी हुई हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होगा, जैसे एग्जाम्पल्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन शिप मूविंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया रेगुलरली अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिमिलरली, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान, ये भी आपका इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। वही बातें जो मैंने आपको बताई। फिशिंग वेसल, जहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव राइट है। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, ठीक है, कॉन्सुलेट का मीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग used by an officer commissioned by the government to reside in a foreign country to promote the interest of the country to which he belong। मैंने बताया था वो प्रमोशन के लिए जाता है। और नोट में डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, ये क्लास में लिखवाते हैं हम लोग जो फेस टू फेस बैच होते हैं, तो ये मैंने नोट भी आपको यहाँ लिखवा दिया है नोटबुक में। ठीक है सर। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। हाँ सर, आ गए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे आ गए। पहला क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपसे पूछता जाता हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे बताते जाएं। ये कह रहा है, इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जो कुछ है सर वो सब ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन आपने बताया था अगर एम्बेसी है किसी दूसरे देश की तो फिर वो उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का नहीं होगा। हमें किसके बारे में बताना है? इंडिया के बारे में। तो सर इंडिया का तो होगा, तो आप यहाँ लिख लें यस। ठीक है सर, यस लिख लिया आपने। आगे आए आप, ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया। कह रहे हैं अमेरिका का कोई बैंक है, उसका कोई ब्रांच इंडिया में। मैंने बताया आपको इंडिया में सब कुछ हमारा है, इंडिया की धरती पर सब कुछ हमारा है। सर क्या नहीं है, आप अपने दिमाग में याद कर लो ना। सर किसी दूसरे देश की एम्बेसी है तो वो हमारा नहीं है, किसी दूसरे देश का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो सर वो हमारा नहीं है, किसी दूसरे देश का कंसुलेट है तो सर वो हमारा नहीं है, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो सर वो हमारा नहीं है। उसके बाद अगर किसी दूसरे देश का जहाज, एयर इंडिया का कोई जहाज उड़ रहा है, एयर इंडिया कह रहा हूँ, किसी दूसरे देश की किसी कंपनी का कोई जहाज अगर इंडिया की धरती पर आता है तो सर वो यहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। तो बच्चे ये तो बैंक है ना, ये तो बैंक है, तो ये तो होगा, इंडिया की धरती पर है तो इंडिया का है। ठीक है, फिर ये कह रहा है तीसरा, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब फिर आप यहाँ पे एम्बेसी का कॉन्सेप्ट आ गया। इंडिया की धरती पर अमेरिका की एम्बेसी है तो भी वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, चाहे वो उसकी धरती पर ही क्यों नहीं है। समझ गए आप? तो ये बच्चे नो हो गया। ठीक है, ओके सर।
ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी इन लंदन, फिर कंपनी की बात आ गई यहाँ पे। 4-5 चीजें आप बस याद कर लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। उनके अलावा तो आपका जो ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी इन लंदन, लंदन की धरती पर है तो लंदन का है, तो सर इंडिया का नहीं है, सॉरी नो, इंडिया का नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। फिर ये कह रहे हैं इंडियन कंसुलेट इन फ्रांस, अभी मैंने बताया कंसुलेट अगर होगा किसी दूसरे देश की धरती पर हमारे देश का, तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। वो मिलिट्री बेस हो गया, कंसुलेट हो गया, वो सारी एक ही चीज है। ठीक है सर। ब्रांच ऑफ एसबीआई इन फ्रांस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी दूसरे देश में ब्रांच है, क्या मतलब? ठीक है, दूसरे देश की धरती पर है तो इंडिया का नहीं है, हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, नो। नंबर 7, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस सेंड टू मेंटेन पीस इन सीरिया, इंडिया ने अपने कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भेजा सीरिया में पीस मेंटेन करने के लिए, तो वो आपका इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है सर। ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होता है, किसी दूसरे देश की जमीन पर होगा हमारा तो हमारा होगा, और हमारे देश की जमीन पर किसी दूसरे देश का होगा तो वो दूसरे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया की जमीन पर है ऑफिस, तो यस इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी होगा या नहीं। इसका कॉन्सेप्ट सर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने में यूज होता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लें। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अब आप सुने, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कोई भी इनकम जनरेट होगी, चाहे वो रेसिडेंट के थ्रू हो या नॉन रेसिडेंट के थ्रू हो। तो ये क्या होते हैं, रेसिडेंट अभी बाद में देखेंगे, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो हमारे देश का हो, दूसरे देश का हो, कुछ भी हो, अगर वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, और अगर वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी है तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ 4-5, बाकी हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं लास्ट में कराता हूँ ये वाला टॉपिक। ठीक है ना, हमेशा मेरी आदत है कि मैं लास्ट में कराता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, लेकिन यहाँ समझाना जरूरी है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नॉट। अब आप ध्यान दें, ये कह रहा है रेंट पेड बाय द एम्बेसी, रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ जापान, जापान की एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, टू अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के रेसिडेंट को, मतलब जापान की एम्बेसी इंडिया में है, तो बताओ बच्चों वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं? सर नहीं है इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, और अगर वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है तो फिर नो, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है सर, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ। जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो वो जापान का डोमेस्टिक टेरिटरी है। प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट, अभी मैंने बताया इंडिया में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो रेसिडेंट के द्वारा ओन्ड हो या नॉन रेसिडेंट के द्वारा ओन्ड हो, वो होगा, तो आपका यहाँ लिखेंगे इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, यस। ठीक है सर, समझ गए, होगा इंक्लूडेड। तीसरा, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड, ये कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंग्लैंड में कोई ब्रांच है, तो बच्चे वो इंग्लैंड की जमीन पर है, क्या वो एम्बेसी है? नहीं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं। वो क्या है? ब्रांच है एसबीआई का, तो वो तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हुआ, वो किसका हुआ सर? इंग्लैंड का हुआ, तो नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन ना, बहुत से लोग पता नहीं क्यों इसको इतना टफ समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपका ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया। नंबर 4, सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड, सीओई, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू द रेसिडेंट ऑफ जापान, जापान के रेसिडेंट वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। ध्यान से देखना बच्चे, इंडिया की एम्बेसी जापान में है, पहली बात तो क्या ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है? हाँ सर, दूसरे देश की जमीन पर अगर हमारी एम्बेसी है तो फिर वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, और अगर वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है तो फिर तो वो इनकम इंक्लूड होगी, तो आप लिखें यहाँ पे इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। अब चाहे वो किसी का भी रेसिडेंट हो, चाहे वो इंडिया के रेसिडेंट को पे कराया है, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया तो होगा। सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये कह रहा है कि रशिया की एम्बेसी इंडिया की जमीन पर है और हम इंडिया के लोगों को सैलरी वो पे करते हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा या नहीं होगा? आप देखो, रशिया की एम्बेसी है ना, तो रशिया की एम्बेसी है तो फिर तो वो रशिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, एम्बेसी वाला केस आ गया, तो वो इंडिया का नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड। ठीक है सर, समझ गए। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन भी लिख लो, मैंने कर दिया, फिर मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, दोबारा आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे वीडियो तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जल्दी आप वीडियो पॉज करके लिखें।
ठीक है सर, ये हमने लिख लिया है, आप आगे चलो। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इसको समझाने में, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप दोबारा वीडियो बैक करके फिर से सुने इसको। आते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट 2 पे। दो कॉन्सेप्ट तो कम से कम हो ही जाए आज, इसलिए मैंने वो लिखवा के आपको कराया, मतलब पहले ही से लिखे रख लिया मैंने वहाँ पे, ठीक है, ताकि दो कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाए। अब कॉन्सेप्ट 2 से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले से लिखा हुआ नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट। कैसे कहोगे आप कि आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो? आप कैसे प्रूफ करोगे कि आप किसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो? सर हम कैसे कैसे प्रूफ करेंगे? सर हम यहाँ रहते हैं, इसलिए हम यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हैं। तो सर वो तो सिटीजन हुआ ना, आप भारत में जन्मे हो। आपने कहा सर मैंने यहाँ जन्म लिया है, तो आप भारत में जन्मे हो, तो वो तो सिटीजन हुआ, वो रेसिडेंट कहाँ हुआ? तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सर ठीक है, अच्छा पहले एक काम करो, आप थोड़ा सा एक लाइन मेरे साथ लिखो, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, या अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो पहले सुन लो। कोई भी पर्सन जो किसी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह जाए और वो वहां से अपनी जीविका को चलाए। जीविका को चलाने का मतलब वो अपनी बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, या आप ये कह लो कि वो जो एक्यूमुलेशन होगा वो उसी कंट्री में करेगा, मतलब जो उसका इंटरेस्ट होगा वो उसी कंट्री में होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नाम से अभी आगे लिखेंगे। जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, मतलब वो अर्न करेगा, स्पेंड भी करेगा और एक्यूमुलेट भी करेगा, तो वो आपका नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है सर, समझ गए? कोई पर्सन जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा किसी देश में रहता है और वो वहां पे अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। अच्छा पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ लिखें। नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट refers, normal resident refers to an individual, to an individual or institution who, आप लोग साथ साथ लिखिए, अभी फिर आऊंगा मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। who ordinarily reside in the country and who whose center of economic interest and whose center of economic interest also lie in that country। ठीक है, द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट, the term normal resident is used, the term normal resident is used to estimate national income। ओहो अच्छा सर, डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो डोमेस्टिक इनकम को, और नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो नॉर्मल नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, साथ साथ लिख लिया होगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप यहाँ पे बहुत केयरफुली देखेंगे। आप दो लाइन को यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, एक तो आपका ये जो उसका रेसिडेंट है, और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है सर, ये हमने कर लिया अंडरलाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इधर जो उसका रेसिडेंट होगा वो आपका होगा 1 ईयर और मोर। शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा, 1 या 1 साल से ज्यादा। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब है?
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाई, ये आपका जो है ये बताता है आपका इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग, interest of staying in that country, interest of staying in that country should be economic, मतलब वो इकोनॉमिक होना चाहिए इंटरेस्ट उसका। क्या होता है सर, ये अभी आएंगे, आप ब्रैकेट में लिखें द रेसिडेंट carries out, the resident carries out the basic economic activity of earning, spending and accumulation from that location। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे बड़े केयरफुली आप ध्यान देंगे बच्चे, मैंने 1 साल और 1 साल से ज़्यादा बोला है, लेकिन जब आप लोग थोड़ा 12th क्लास से आगे आ जाएंगे ना, थोड़ा इनकम टैक्स वाले में आएंगे, जब आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 182 दिन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो 182 दिन का कॉन्सेप्ट लगता है वहाँ पे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स में हमें यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स का मैंने बता दिया, कभी आप लोग आगे जाके पढ़ो बोलो सर ने गलत पढ़ा दिया, नहीं, 182 दिन का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो डिटेल आप इनकम टैक्स जब पढ़ेंगे कभी जो लोग, वो पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ लो, वो अपनी इच्छा से रहा हो देश में, ठीक है। जैसे अभी कुछ 1-2 साल पहले केस हुआ था, कुछ पाकिस्तान वालों ने वो जो नाम था अभिनंदन करके, उसको पकड़ दिया था, छोड़ भी दिया था जल्दी। अगर बाई चांस मान लो वो उसे पकड़ के रखते 1 साल तक और 1 साल से ज़्यादा वो पाकिस्तान में रह जाता, तब क्या सर वो पाकिस्तान का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता? नहीं, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में लाई नहीं करता ना, उसको तो जबरदस्ती रखा गया है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे कोई पर्सन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, वो अपनी इच्छा से रहता है और वो बेसिक एक्टिविटी को उसी देश में परफॉर्म करता है, कमाता भी है वहां से, खर्चा भी करता है और एक्यूमुलेट भी करता है, बचाता भी है, इकट्ठा भी करता है, वो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। ठीक है सर, ठीक है, ये तो बहुत डिटेल में हो गया, हम समझ गए इतना, ठीक है। तो जरा हम लिखते हैं कुछ चीजें, क्या क्या चीजें इसमें काउंट नहीं होती, नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या क्या काउंट नहीं होता। तो आप यहाँ लिखेंगे हैश बना के, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर the category of normal resident ठीक है सर, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ बिल्कुल, अभी मैं डिटेल में दिखा दूंगा क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। फॉरेन विजिटर्स कोई घूमने के लिए आया है, इलाज कराने के लिए आया है, एजुकेशन लेने के लिए आया है, वो नहीं आएंगे। क्रू मेंबर्स जो शिप पे काम करते हैं, जो जनरली 1 साल से कम में ही वापस आ जाते हैं, 6 महीने की होती है, जो पानी वाले जहाज में है, या जो एयर पे क्रू मेंबर्स होते हैं, एयर हॉस्टेस वगैरह हो गई, वो नहीं होंगे सर नॉर्मल रेसिडेंट। नंबर 3, फॉरेन स्टाफ ठीक है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी कॉमा आर्म्ड फोर्स या कंसुलेट और एटसेट्रा लिखो, क्योंकि इन शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी मैं आपको, डिटेल में अभी आपको दिखाऊंगा। नंबर 4, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं होगा सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO WHO जो होते हैं वो सारे नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल एरिया के माने जाते हैं ये। नंबर 5, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स कभी कभी क्या होते हैं कि मान लो इंडियन आर्मी जो है वो कभी कभी पाकिस्तान चली जाती है और शाम तक फिर वहाँ के कुछ लोग वापस आ जाते हैं अपना काम निपटा के, तो वो जो बॉर्डर वर्कर बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो भी नहीं होंगे। इन सब में आप एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, 1 साल से कम का पीरियड होना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो जो एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री के माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1 साल से कम का पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना। 1 साल से कम का पीरियड होना चाहिए, ठीक। ये क्या चीजें हैं सर, ये एक बार बता दो आप। ये लो आप लोग देख लो, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है आपको। आप यहाँ देखो, जो ये आएगा आपके पास, यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा सब कुछ। फॉरेन विजिटर्स इन द कंट्री फॉर सच पर्पज एज हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, टूर, स्पोर्ट्स इवेंट एंड बिजनेस के लिए आया है, वो आपका नहीं माना जाएगा। क्रू मेंबर्स, फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर, प्रोवाइडेड देयर स्टे लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम होना चाहिए। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, वो भी वहाँ का नहीं माना जाएगा। इंडिया में अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी है, डिप्लोमेट है या वो है, वो नहीं माने जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO, UNO, WHO आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इन विच दे ऑपरेट, दे आर ट्रीटेड एज इंटरनेशनल एरिया, सभी के लिए माने जाएंगे वो। बॉर्डर वर्कर्स जो कि आपका बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो नहीं माने जाएंगे। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड as residents of the country to which they belong and not from the international area। जैसे मान लो एग्जांपल, अमेरिकन वर्किंग इन UNO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। UNO का एक ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है और अमेरिकन वहां काम करता है, विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका का माना जाएगा। लेकिन ये बहुत काम की बात है आगे। हाउएवर 1 साल से ज्यादा अगर उसको काम करते हुए हो गया तब तो फिर वो बिकम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड, मतलब फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है सर। हम समझ गए। खाली जगह क्या है सर, ये खाली जगह पे वो आपका सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट बताने के लिए होती है बच्चों। ये खाली जगह किस लिए होती है, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप का। तो मैं ये कॉपी में आपको लिखवा ही देता हूँ, जब आप लोगों ने पूछ ही लिया है तो सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप भी आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो आप लिखें जरा सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के बारे में, आएंगे यहाँ पे नोट डालेंगे। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप एंड रेसिडेंटशिप दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जो सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप है वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। आपका जो सिटीजनशिप है बच्चों, पहला जो आपका सिटीजनशिप है ये आपका है, ये लीगल कॉन्सेप्ट है, ये आपका लीगल कॉन्सेप्ट है। क्या है सर, ये लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। या तो आपने वहां पे जन्म लिया हो, प्लेस ऑफ बर्थ, और सम लीगल या वहां की सरकार, और सम लीगल प्रोविजन, सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग, वो आपको अलाउ कर दे, अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन, टू बिकम अ सिटीजन, ठीक है। मतलब या तो आपने उस देश में जन्म लिया हो या वहां की देश की सरकार आपको वो सिटीजनशिप दे दे, तो वो आपका सिटीजन कॉन्सेप्ट होता है। अभी तो ये चल ही रहा है मुद्दा, एनआरसी वगैरह आप लोग सुनते हैं, वो यही है, सिटीजनशिप को लेकर ही है, ठीक है ना। CAA NRC जो है वो सब
तो ये होता है, कुछ देश में ऐसा रूल भी है जहाँ जन्म लेने पे भी सिटीजनशिप नहीं मिलती है। कुछ है जैसे सऊदी अरब जैसी कंट्री है, वहाँ पे सिटीजनशिप आपको नहीं मिलती है, वो सरकार को ही देनी पड़ती है। अच्छा, रेसिडेंटशिप क्या है सर? यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी परफॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, जो नॉर्मल रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही रेसिडेंटशिप है पूरा का पूरा। तो ये कह रहा है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन, पर्सन में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, मैंने ऊपर आप ध्यान दें, मैंने एक चीज बताना भूल गया, मैंने यहाँ इंडिविजुअल लिखा था, पर्सन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि फिर मैंने इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन लिख दिया। पर्सन के अंदर ना सभी कुछ आ जाएगा, फिर मैं इंस्टीट्यूशन नहीं लिखूंगा। कुछ किताबों में लिखा है पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, तो गलत तरीका है, क्योंकि पर्सन में ही इंस्टीट्यूशन काउंट होता है। ठीक है, तो पर्सन के अंदर तो पर्सन की बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है बच्चों। पर्सन में बहुत कुछ आता है, इंडिविजुअल भी आता है, इंस्टीट्यूशन भी आता है, कंपनी भी आती है, फर्म भी आता है, बहुत कुछ आता है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंट में बता चुका था, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एक ही टाइम पर आप एक कंट्री के सिटीजन भी हो सकते हैं और रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा होगा कि अगर आप इंडिया के हो, आप इंडिया के सिटीजन हो और आप अमेरिका चले गए काम करने के लिए, आपकी जॉब लग गई यूएसए में और आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप सिटीजन तो इंडिया के हो, लेकिन रेसिडेंट आप उस टाइम पे किसके बन जाओगे? अमेरिका के बन जाओगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, कि रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, इसका भी क्वेश्चन देख लें क्या? एक क्वेश्चन इसका देखें। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, या तो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। ठीक है सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम है अभी। क्वेश्चन आप लोग लिखो, साथ साथ होमवर्क है ये आप लोगों के लिए। आंसर इसका अगली क्लास में बताया जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं। कहाँ यूज होता है सर इसका कॉन्सेप्ट? नेशनल इनकम में यूज होता है बच्चों इसका कॉन्सेप्ट ना। अब करेंगे वो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चन भी, अभी मैंने पीछे एक समझाया भी था। अभी आपको सिर्फ ये बताना है या नहीं। इंडियन ऑफिशियल, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी, वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी, वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना, मान लो चाइना में है। नंबर 2, आपको येस और नो में आंसर करना है बस। एन अमेरिकन टूरिस्ट, एन अमेरिकन टूरिस्ट, एन अमेरिकन टूरिस्ट who stay in India for 2 months। ठीक है, 2 महीने। नंबर 3 लिखें आप, इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग, फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। ठीक है सर, यहाँ तक भी क्लियर है। क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं वो। नंबर 4, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO, लोकेटेड इन इंडिया, पूरा लिख लो आगे, लोकेटेड इन इंडिया। नंबर 5, अमेरिकन टूरिस्ट,
American tourist visiting India for a month, to see the Commonwealth Games. ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स देखने के लिए आए थे वो। नंबर 6, छठा लिखें, इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू यूएसए। इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू यूएस। ठीक है, 7वां लिखें आप, इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड। इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल on daily wages and crossing into Indian territory every week। ठीक है, नेपाल जाते हैं डेली वेज कमाने के लिए एवरी वीक। नंबर 8, एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग द बिजनेस मीटिंग। हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने हैं सारे आंसर। ठीक है, इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। नंबर 9, इंडियंस वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। Number 10, students from India going to Australia for higher स्टडी। ठीक है, ये आप लोग ना इतना कर लेना, ये जल्दी से आप लोग लिख रहे होंगे, मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें और आप लोग इसको करके रखेंगे। मैं अगली क्लास में आंसर बताऊंगा इसके। ठीक है, एक बार पढ़ लेना पीछे का कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, यही 2 ज्यादा बड़े थे, बाकी तो अब हम धीरे धीरे करके कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, बाय।